गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बेसिक्स, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज, क्यों ये सीए फाइनल में है और ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है, किस थॉट प्रोसेस से ये बना है। लेट्स सी। हमने आईपीसीसी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जिनमें से दो सब्जेक्ट्स के नाम कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हालांकि ये दोनों अलग हो गए थे बाद में, एफएम एंड इको हो गया था। दूसरा ईआईएसएम, जो कि पहले आईटीएसएम था। एसएम का हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। नाउ कॉस्टिंग क्या कहता था? कॉस्टिंग कहता था कि दो ऑब्जेक्टिव थे, ट्विन ऑब्जेक्टिव थे कॉस्टिंग के। वो कहता था भाई कॉस्ट कंट्रोल करो, देन कॉस्ट को रिड्यूस करो। मेन तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, जिसके लिए हमने कॉस्ट ड्राइवर का रेफरेंस भी लिया था। देखेंगे क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो कॉस्टिंग में ये कहता था कि कॉस्ट कंट्रोल करो, मतलब क्वालिटी वही रहे। इंडस्ट्री नॉर्म्स देख लो, जिसके लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसमें हमने क्या करा था? उसमें हमने ये देखा था कि एज पर इंडस्ट्री और एज पर आर हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हमने वेरिएंसेस निकाले थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वेरियस वेरिएंसेस निकाले थे। देन उस वेरिएंसेस के रीजंस, देन कंट्रोलिंग लगाई। ठीक है, बजटरी में हमने बजट बनाया, फिर वेरिएंसेस निकाले कि हाँ एज पर बजट ये होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या आया। ये सारी चीज़ें करके हमने एनालिसिस करा था, कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। और एक बार एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, लेट वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में 10 रुपए का बनता है, लेट ये मार्कर 10 रुपए का बनता है। मैं इस बिजनेस में एंटर हुई। अब बिजनेस में एंटर होना चाहिए या नहीं, वो हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा। हमने वेरियस फैक्टर्स देखे थे, पोर्टर्स के 5 फैक्टर्स की, बायर्स, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह कैसा है, बैरियर्स क्या हैं एंट्रेंस के, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। तो मैं एंटर करूँ या नहीं, वो मैंने कंसिडर करा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। मैंने बिजनेस में नेट एंटर कर लिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ के देख लिया कि हाँ भाई प्रॉफिट होगा, चांसेस हैं। ठीक है, मैंने वो प्रोडक्ट बनाया तो मेरी कॉस्ट आई 12 रुपये। अब ये 2 रुपये, इनका कॉस्ट कम कैसे आ रहा है? मैं ये एनालाइज करूँगी, स्ट्रेटजीज बनाऊंगी, उसके बेसिस पर वेरिएंसेस निकालूंगी इफ देयर एनी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से मैंने भी अपनी कॉस्ट 10 कर ली। ये कहता था कॉस्ट कंट्रोलिंग, क्वालिटी वही है। अब क्योंकि मुझे सरवाइव करना है, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से ली जाती थी, या तो प्राइस डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट ही अलग है, प्रोडक्ट ही अलग है। एप्पल, अरे भाई प्रोडक्ट ही अलग है, लोग बाग इसके लिए कितने रुपए भी देंगे, कॉस्ट के लिए नहीं है कि हाँ अगर मैंने 10 रुपए कम कर दिए तो ही वो लेंगे, नहीं। एप्पल के अपने फीचर्स हैं, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम है, उस वजह से लोग बाग लेते हैं। प्राइस डिफरेंशिएशन कहते हैं जिसे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी। तो मेरा प्रोडक्ट ही यूनिक है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी ही ऐसी कर देती हूँ कि कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है जो लोग बाग इमिटेट कर भी सकते हैं और मुश्किल भी है। अब गूगल है, ये एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, क्या गूगल की ऐसी कोडिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि उसे कोई इमिटेट ही नहीं कर पाता, उसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे ही कुछ सर्च करा सारे रिजल्ट्स दे दिए। बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, वेब ब्राउजर है, और भी कई सारे हैं, लेकिन गूगल ही ज़्यादातर 90% केस में फेमस है। वाई? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसकी अपनी कोडिंग को इमिटेट ही नहीं कर पाया, उसने ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी ला रखी है।
कॉस्ट लीडरशिप में होता है कि बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं। अब ये मार्कर हर कोई बना रहा है, ये 10 का बना रहा है, मैंने कॉस्ट कंट्रोलिंग करके 10 पे आ गई। अब मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं इसकी कॉस्ट कम करूंगी, दैट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। क्वालिटी वही, लेकिन अब मैं अपनी कॉस्ट 8 रुपये पे करके सेल प्राइस भी कम कर दूंगी। लोग बाग 15 के बेच रहे हैं, लेट मैं इसे सस्ता बेचने लगूंगी 12 रुपये और 10 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने अपनी कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बढ़ा लिया। अब इससे होगा क्या, जो भी पब्लिक है यहाँ पे मुझे मार्केट शेयर ज्यादा मिलेगा कि हाँ भाई सब चीज वही है, सब कुछ वही है, वही ब्लैक है, वही क्वालिटी है, लेकिन 8 रुपये का मिल रहा है तो मैं ये लेना चाहूंगी। ये जरूरी सी बात है, रेशनल कंज्यूमर 8 रुपये का ही लेगा टू सेव द कॉस्ट। तो वहां से मुझे मार्केट शेयर मिलेगा, कई सारे कंज्यूमर्स मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट 10 का जो बन रहा है मैं इसको 8 कर रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो मे बी ये लॉन्ग टर्म में ना चले ड्यू टू द क्वालिटी इशू एंड वेरियस फैक्टर्स। तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप से ये हो सकती है। ये कहता था कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी थी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, फॉर द लॉन्ग टर्म रन ऑफ द बिजनेस। थोड़ा सा लंबा चले उनके लिए, इफेक्टिव चले, एफिशिएंटली चले, सर्वाइव कर सके इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में। वो चीज़ हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था, हमने SWOT एनालिसिस करा था, हमने मैट्रिक्स बनाई थी, हमने वैल्यू चेन एनालिसिस किया था, 6 सिग्मा में भी पढ़ा हो। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज हैं फॉर द बिजनेस। नाउ कॉस्टिंग की लैंग्वेज लेते हैं कि कॉस्टिंग क्या कहता था। कॉस्टिंग कहता था, लेट एक बिजनेस है ए लिमिटेड, दूसरा बिजनेस है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड है ब्रश का, बी लिमिटेड है कोलगेट का। ठीक है, जो भी सेल थी, लेट इसकी सेल थी 200 लाख, इसकी सेल लेट 100 लाख। ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट या हम कह सकते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट कैश इनफ्लो, कि इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था। लेट ब्रश से मुझे लॉस हो रहा था 50 लाख का, और कॉलगेट से मुझे प्रॉफिट हो रहा था लेट 100 लाख का। मतलब नेट मुझे 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्टिंग कहता था नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, एफएमबी ये कहता था नेगेटिव आ रहा है भाई कैश इनफ्लो, बंद कर दो बिजनेस, बिजनेस बंद कर दो, ये कहता था हमारा कॉस्टिंग एफएम। लेकिन अब वेरियस फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, वो ये नहीं देखता था कि देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। वो सिर्फ फिगर्स में खेलते थे, हम फिगर्स देखी नेगेटिव है तो बिजनेस बंद करो या प्रोजेक्ट मत लो, इसका है तो ये कंटिन्यू रखो। नाउ SCM, दैट इज कॉस्टिंग प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये क्या कहता है? ये कहता है कि लेट इनमें से 20% कस्टमर्स ऐसे थे जो कोलगेट इसलिए लेते थे क्योंकि उसके साथ ब्रश आता था। लेट, इसका मतलब अगर मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया तो यहाँ के 20% कस्टमर भी हट जाएंगे, सेल रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगी। अब ये परसेंटेज निकालना डिफरेंट टास्क है कि हाँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो सारी हमारी एनालिसिस से हो सकता है, मार्केट पढ़ के हो सकता है, क्या ट्रेंड रहा है, पास्ट ट्रेंड क्या रहा है, फ्यूचर्स में क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स क्या कहते हैं। वो सारी चीज़ों को देख के हमने ये निकाला कि 20% कस्टमर्स कोलगेट इसलिए ही खरीदते थे क्योंकि ब्रश उनके साथ फ्री आता था। होते हैं कई सारे कस्टमर्स। तो इसका मतलब अब ये 20% कस्टमर्स रिड्यूस्ड हो गए, तो सेल लेट मेरी 150 लाख पे आ गई लेट, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 40 लाख पे आ गया। नाउ
अब मैं इसको अगर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट व्यूज, अगर मैं कॉस्टिंग व्यू से देख रही हूँ तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है। 50 लाख का लॉस हो रहा है, मैंने कुछ कैपिटल लगाई होगी और उसका रिटर्न मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो ये कहीं और लगाऊंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग रही है कि मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है और नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखूं, तो भाई मैं ये कोशिश करूंगी कि यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लगाऊं और बिजनेस को सर्वाइवल के लिए तैयार करूं। ऐसी स्ट्रेटेजी लगाऊं कि लॉस हो ना, अपना प्रोसेस देखूं, अपना प्रोडक्ट देखूं, स्वॉट एनालिसिस करूं, वैल्यू चेन एनालिसिस करूं, क्या दिक्कत है वो सारी चीजें देखूं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि अगर मैंने इन दोनों से नेट मुझे 50 लाख का हो रहा है, मैंने ये बंद कर दिया एज पर कॉस्टिंग क्योंकि नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, फिर मुझे जो नेट प्रॉफिट हो रहा है 40 लाख हो रहा है, मतलब मुझे बिजनेस बंद कर देने से 10 लाख का लॉस हो रहा है। पहले मेरा 50 लाख आ रही थी नेट, अब मेरा 40 लाख आ रहा है। इसका मतलब इस बिजनेस को बंद नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस को स्ट्रेटजीज लगा के सर्वाइवल के लिए तैयार करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी चाहिए और वेरियस स्ट्रेटजीज, वेरियस एनालिसिस करके इसको प्रॉफिट में लाना चाहिए। बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना है। अब वो स्ट्रेटजीज क्या है वो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बता देगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि बिजनेस बंद करने से मेरा लॉस है, जबकि कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वो इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। 20% सेल कस्टमर्स यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं, इसकी वजह से वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता। तो ये है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये दो था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजीज, टू कम्युनिकेट द स्ट्रेटेजीज, देन इम्प्लीमेंट, देन सम मेजर्स, देन कंट्रोल। ये था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, जिस चीज कह सकते हैं। नाउ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन से शॉर्ट टर्म सर्वाइवल हो सकता है, मैं इसको बंद करके शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर सकती हूँ, लेकिन हर साल मेरे 20% कस्टमर्स कम हो रहे हैं, तो मेरे तो नेट प्रॉफिट एक दिन लॉस में आ जाएगा या फिर नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस में हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था, यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बोलना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, हो सकता है पर एक लिमिट तक हो सकता है। क्यों? हमने एसएफएम में पढ़ा था, एसएफएम में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द रिटर्न यू हैव टू इंक्रीज द रिस्क, यू हैव टू टेक द रिस्क। अगर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मुझे रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये चीज हमने पढ़ी थी, एसएफएम में पढ़ा है, फाइनेंशियल आईपीसीसी लेवल पे भी मे बी पढ़ा हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने ये चीज देखी थी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इक्विटी का रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न डिबेंचर से ज्यादा क्यों होना चाहिए? अगर डिबेंचर 10% के इशू हो रहे हैं तो इक्विटी का KE, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, 10% से ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। और बोलेंगे कैसे? डिबेंचर्स में तो भाई मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है ना, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मुझे मेरे पैसे पे 10% का फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, और आफ्टर 3 years और 5 years वट एवर द केस इज, जो भी मेरा रिडम्पशन पीरियड होगा उसके बाद मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा, रिस्क नहीं है। इक्विटी क्या कहता है कि आप मुझे पैसे तो दो,
डिविडेंड होगा, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, वो भी डिपेंड करता है कितना देंगे, क्योंकि अगर वो छोटी कंपनी है तो उसको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो वो रिटेन अर्निंग के लिए ज़्यादा जाएगा, डिविडेंड के लिए कम अमाउंट में जाएगा, ना भी जा सकता है। इसीलिए इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है तो 10% से तो ज़्यादा होना चाहिए। अब एक बंदा रिस्क भी तो लिमिटेड ले सकता है। कितना रिस्क लेगा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा बट अप टू द लिमिट, अप टू द लिमिट होगा। ये नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया मैंने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टर्म ही गलत है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे रिटर्न मैक्सिमाइज करना है तो मुझे रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, और अगर रिस्क ज्यादा लिया तो उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव लेना तो गलत हो गया। अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर लूं, सी एज अ शेयर होल्डर, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो मुझे रिटर्न में क्या क्या मिल सकता है, या तो मुझे डिविडेंड मिल सकता है, या तो मुझे कैपिटल गेन हो सकता है। दो तरीके के रिटर्न देती है ना। अब वो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हमने देखा था कि कंपनी को कब डिविडेंड देना है, कब नहीं देना है। कैपिटल गेन तो वेरियस फैक्टर्स पे, ऑफ कोर्स डिमांड, सप्लाई एंड मैनी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कि अगर मैंने आज 100 रुपए का शेयर लिया है तो या तो मुझे पूरे साल में इस पर डिविडेंड मिलेगा, लाइक ₹1 का, करोड़ों में होता है तो पर शेयर वैल्यू निकाली जाती है, लाइक ₹1 का डिविडेंड मिला, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर जो मैंने 100 रुपए का करा था आज उसकी वर्थ 150 है। दैट इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, आज वो 150 हो गई, ये मल्टीपल्स में होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क बढ़ा के ही हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मल्टीपल्स में होती है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये चीज होती है। एक बिजनेस में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सबको कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहता है कि मुझे कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन पे इतना ध्यान नहीं देना, मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी है फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अब मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो कैसे करूं? जाहिर सी बात है, एक मेन फैक्टर देखा जाए, अगर आज के मार्केट में देखा जाए तो मेन फैक्टर क्या है किसी के सर्वाइवल का? अप टू डेट रहना, कॉम्पिटिशन फेस करना। अगर मैंने इस हाई कंपटीशन में बिजनेस चला लिया, एक अपनी जगह बना ली, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बना लिया, तो मैं बिजनेस में आराम से सरवाइव कर सकती हूँ। तो मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसकी वजह से सब्सटेंटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके मुझे। सब्सटेंटिव मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज है कंटिन्यूस। भाई इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। हो सकता है उस टाइम जो मार्केट फैक्टर्स थे, लेट एजुकेशन फील्ड का लेते हैं, तो उस टाइम हम फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, फेस टू फेस क्लासेस ले रहे थे, उस टाइम मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से ठीक था। बट ड्यू टू पेंडेमिक देयर इज अ लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में फेस टू फेस क्लासेस लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं? नहीं, मुझे एक अल्टरनेटिव मेथड निकालना पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। तो फैक्टर्स तो डायनेमिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, पेस्टल, हमने पोर्टर्स के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, तो वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो डायनेमिक, कंपटीशन बहुत हाई है, कट टू थ्रॉट है, इतना ज्यादा कंपटीशन। अगर कंपटीशन में सरवाइव कर लिया तो मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म सरवाइव करेगा, ठीक है। अब सब्सटेंटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था कि हाँ भाई, एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक होता है कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट ही इतना यूनिक बनाओ। गूगल सर्च इंजन आज के टाइम पे इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उसकी कोडिंग, उसकी प्रोग्रामिंग इस टाइप की है कि कोई इमिटेट नहीं कर पाया, आज तक कोई इसे कॉपी नहीं कर पाया, वैसा वेब ब्राउजर, वैसा ब्राउजर सर्च इंजन बना ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। एप्पल को अपने प्राइसेस रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है,
मर्सिडीज को टीवी में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। उन्होंने अपना एक यूनिक फीचर बना रखा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, नॉट प्राइस। प्राइस से अट्रैक्ट नहीं होते कि हाँ एप्पल चलो 10,000 से 10,000 नहीं, लाइक जो भी 50,000 60,000 से 40,000 हो गया तो मैं ले लेता हूँ, नहीं। उसके फीचर्स इतने यूनिक है, 3 कैमरा 4 कैमरा, क्वालिटी, सिक्योरिटी, एप्पल वाले खुद ही नहीं तोड़ पाते जिसे, उसके लिए वो फेमस है। तो वो इमिटेट करना मुश्किल है, इसलिए वो सरवाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। सर्वाइवल तो ठीक है, सबसे पहला स्टेज है कि भाई सरवाइव तो करो, इस कट टू थ्रोट कंपटीशन में सरवाइव तो करके दिखाओ, एग्जिस्ट तो करके दिखाओ, देन हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कॉस्ट लीडरशिप। लेट ये मार्कर कोई बंदा 10 रुपए में बेच रहा है तो मैं इसको 8 में बेचूं और मार्केट शेयर गेन करूं। ये स्ट्रेटजी भी ठीक है, बट मे बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ना हो, क्योंकि मैं इसे 8 में कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये कहता है। नाउ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि चीज सही है, कितना बेनिफिशियल है? इसके लिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें 12th क्लास में 11th क्लास में मतलब स्कूल लेवल पर मार्कशीट दी जाती थी। हाफ ईयरली हो गया तो आपका बच्चा यहाँ पे है, इतने उस पे है। क्यों? ताकि वो हाफ ईयरली के बाद जो एग्जाम दे उसमें उसकी ग्रोथ हो सके। अब उसे पता ही नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट में इसका बी ग्रेड आया है तो क्यों आया है, वो इस पर वर्क करेगा। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना तो मस्ट है। मैंने कोई स्ट्रेटेजी बना दी, कर दिया, ठीक है, हो गया, मेरा काम यहाँ खत्म नहीं होता। मुझे उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है कि जो मैं रिजल्ट चाहती थी क्या वो एक्चुअल में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या रीजंस हैं, और जो रीजंस है क्या मैं उन पर कंट्रोल लगा सकती हूँ, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है तो मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्या वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है तो मुझे देखना पड़ेगा क्या मटेरियल में दिक्कत है, लेबर में है, क्या प्रोसेस में है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। हमने जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था कि भाई मुझे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है तो मैं ऐसे फैक्टर्स ही हटा दूंगी ना कि जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज, हमने मर्सिडीज की कभी भी एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं देखे? क्योंकि मर्सिडीज के लिए ये एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। ये उन्हें कैसे पता चला होगा? उन्होंने देखा होगा, उनका मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि जो मर्सिडीज खरीदेगा वो टीवी नहीं देखता होगा, लाइक उनका ये थॉट प्रोसेस है। इसका मतलब मैं इसका एडवर्टीजमेंट करूँ या ना करूँ, मेरा कस्टमर सेल पे इफेक्ट नहीं आएगा इसका, लोग बाग इसका एडवर्टीजमेंट देख के नहीं खरीदेंगे इसे, तो उसके लिए वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। तो अगर वो इस पर कॉस्ट खर्च कर रहा है, लाइक मर्सिडीज फिर भी एडवर्टीजमेंट कर रही है, लेकिन अगर मैं उसका इफेक्ट देखूं कि एडवर्टीजमेंट का सेल पे इफेक्ट क्या है तो वो जीरो है ही नहीं। तो इस केस में वो एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट लगा रहा है उसको एलिमिनेट कर दे तो उसकी अपने आप कॉस्ट बच जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यही तो सीखा था हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में, हर एक प्रोडक्ट हर एक एक्टिविटी को देखना कि ऐसी कौन सी आइडेंटिफाइंग द नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड एलिमिनेट देम। यही चीज तो देखी थी वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो वो सारी स्ट्रेटजीज लगा के एक सब्सटेंटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, सरवाइव कर गए तो ग्रोथ होती रहेगी। कट टू थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, सरवाइव करना मुश्किल है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पड़े। ये है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक बार बना के धर दी, नहीं, मुझे उसको कंटिन्यूस इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी पड़ेगी। क्या मैंने मेरा टारगेट अचीव करा, क्यों नहीं करा, कंट्रोलिंग, क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनल है एक्सटर्नल है। फिर हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था हमने, वैल्यू चेन एनालिसिस, आगे हम 6 सिग्मा पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में पढ़ेंगे।
आज हमने SCMP दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का बेसिक देखा। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ इसकी लैंग्वेज है कि ये कहना क्या चाहती है, ये किन सब्जेक्ट से बनी है, किन लैंग्वेज से बनी है। तो ये कॉस्टिंग की लैंग्वेज। हम नेट कैश इनफ्लो जरूर निकालेंगे, लेकिन मेरा मोटिव कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा। मुझे उन फैक्टर्स को एनालाइज करना है कि अगर इसका नेगेटिव कैश इनफ्लो आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या स्ट्रेटजीज लगाऊं, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। वेरियस फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, सबको लिंक करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ नेट फिगर्स निकाल दिया, फिगर्स के बेसिस पर डिसीजन लेना है। नो, फिगर्स के बेसिस पर तो डिसीजन नहीं लेंगे, कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, देन डिसीजन लेंगे, देन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, कोई वेरिएंसेस होंगे तो उस पर कंट्रोल लगाएंगे। दैट इज नोन एज SCMPE। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे SCMP चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये अभी तक हमने बेसिक पढ़ा कि ये सब्जेक्ट की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, इसको करते टाइम आपको कैसे सोचना है। अच्छा, मेन बात ये है कि मुझे यहाँ पे किसकी सोच रखनी है, मुझे यहाँ पे बिजनेस ओनर की सोच रखनी है, बिजनेस मैनेजर की, जो मैनेज करता है, मुझे उसकी थॉट प्रोसेस से चलना है कि अगर ये बिजनेस मेरा होता, मुझे इसे मैनेज करना है तो मैं कैसे करता। इस थॉट प्रोसेस से ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि मैं मैनेजर हूँ या मैं ओनर हूँ तो मैं क्या स्ट्रेटजीज बनाता, कैसे क्या करता, ये सारी चीज़ें पढ़नी। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।